क्लासेस। तो ये है हमारी लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 2, जिसके अंदर हम थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं होता, और कभी वो इतना मोटिवेटेड नहीं होता कि क्विकली लर्न कर ले। कभी प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होती है, कभी फेलियर से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। ये सब रैंडमली नहीं होता, ये लॉज ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग होता है। थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ लॉज भी दिए थे। इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी लॉ से। जो प्राइमरी लॉ है उसके अंदर जो सबसे पहला था वो था लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है स्टूडेंट मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर रेडी नहीं है तो लर्निंग इतनी इफेक्टिव होएगी नहीं। रेडी होना जो होता है उसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, और रेडी ना होना होता है फ्रस्ट्रेशन। तो जब कोई पर्सन रेडी है ही नहीं है तो वो लर्न ही नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली, और अगर वो रेडी है तो वो इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब इस फर्स्ट लॉ के अंदर जो है कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कह दीजिए आप। तो सबसे पहला है टू मोटिवेट स्टूडेंट, कि उसको रेडीनेस के लिए कैसे तैयार रखें। तो टीचर को क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे टीचर एक रियल लाइफ क्वेश्चन पूछकर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकती है, या फिर अराउज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अल्फ़ाबेट सीखते वक्त कलरफुल ऑब्जेक्ट यूज़ करने से चिल्ड्रन जो होते हैं जल्दी से सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस लॉ के अकॉर्डिंग लर्निंग प्रैक्टिस और रिपीटेशन से स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि जितना आप बार बार रिपीट करोगे उतना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हो जाता है, और उतना जो है उसकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। मतलब प्रैक्टिस का से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो जो कनेक्शन है वो कंपेरेटिवली वीकन हो जाता है। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है लॉज ऑफ यूज़ और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ यूज़ के बारे में। जो लॉ ऑफ यूज़ है वो ये कहता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी। जैसे डेली मैथ प्रैक्टिस करने वाला स्टूडेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और दूसरा था लॉ ऑफ डिसयूज़। प्रैक्टिस ना करने से लर्निंग वीक हो जाती है। अगर स्टूडेंट राइटिंग की प्रैक्टिस बंद कर दे तो हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये हो गए लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। अच्छा, अब इनकी भी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़नी है कि हम इसको किस तरह अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, मतलब रिपीटेड प्रैक्टिस करने से अच्छी हैबिट्स डेवलप होती है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि बार बार प्रैक्टिस करो, ये एक अच्छी हैबिट है। जिससे क्या होता है, और भी बहुत सारी जो हैबिट्स है बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए, जैसे सच बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आती है। दूसरा है इरेडिकेशन ऑफ बैड हैबिट्स, यानी कि जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनको रिमूव करना। जैसे बच्चे बार बार क्या करते हैं, फिंगर नेल्स को च्यू करते हैं, तो हम उनको बार बार मना करेंगे तो वो ये सब जो है चीज़ें छोड़ सकते हैं। मतलब ये एकदम नहीं छोड़ पाता बच्चा, तो टीचर को रिपीटेडली रिमाइंड करवाना पड़ता है कि उसको नेल्स बाइट नहीं करने हैं, या फिर झूठ नहीं बोलना वगैरह वगैरह। फिर आता है हमारा अगला, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रैक्टिस से प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है, मतलब इंग्लिश को बार बार बोलने से फ्लुएंसी आती है और वर्ड्स जो है करेक्टिवली बोल पाता है। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन हैंड राइटिंग। रेगुलर प्रैक्टिस करने से हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है, और हैंड राइटिंग इम्प्रूव होएगी तो ऑब्वियसली जो है स्टडीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। स्किल प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया। ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो स्किल है वो आउटशाइन करेगी। फिर जो हमारा तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर सक्सेस है तो सेटिस्फैक्शन फील होती है, जिससे जो लर्निंग है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर फेलियर है तो डिससेटिस्फैक्शन फील होती है। तो सेटिस्फैक्शन जो है लर्निंग के प्रोसेस को स्ट्रेंथन करती है, और उसके ऑपोजिट जो है डिससेटिस्फैक्शन काम करती है, वो उसको और जो है वो रिवर्स कर देती है। तो क्लासरूम एग्जाम्पल से एक देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को करेक्ट आंसर पर प्रेज मिलती है तो वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, उसको अगली बार भी तारीफ उसको मिले तो वो आंसर देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसे इंसल्ट मिलेगी तो वो अक्सर आंसर देना बंद कर देता है। अच्छा, इसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। रिवॉर्ड और प्रेज से पॉजिटिव हैबिट डेवलप होती है। टीचर गुड वर्क बोलता है, स्टूडेंट मोटिवेटेड फील होता है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट में आ जाएगा। फिर होता है प्लेजेंट एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए।
फ्रेंडली क्लासरूम में स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज करते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है और मोटिवेटेड फील होता है, उनको फील होता है कि उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। फिर आता है इमोशंस के बारे में, नेगेटिव इमोशन को रिड्यूस कैसे करें। जैसे टीचर जो है जेलेसी को टीम वर्क से रिप्लेस कर देती है। जब वो साथ काम करेंगे तो उनको जेलेसी वाली जो फीलिंग है या एंगर वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के साथ मिलके एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं। देन कम्स द फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट। हमेशा सिंपल से स्टार्ट करने से सक्सेस मिलता है। जैसे पहले ईजी क्वेश्चंस पूछो बच्चे से, बच्चा क्वेश्चंस के आंसर देगा, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि वो क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। फिर आप जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर वो जो डर था ना फेलियर का कि गलत जवाब देगा या उसकी इंसल्ट होएगी, वो कम हो जाता है। फिर आता है नॉवेल्टी, इंटरेस्टिंग मेथड यूज़ करना। हमें जो है ना क्लासरूम मटेरियल को इतना अच्छे से प्रेजेंट करना है कि स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड रहे स्टडीज़ में, जैसे स्टोरीज़ या एक्टिविटी के थ्रू अगर हम टीचिंग कराएं। फिर आता है डेलिक्वेंस बिहेवियर, यानी कि बैड बिहेवियर को कंट्रोल करना। पनिशमेंट के फियर से रॉन्ग बिहेवियर रिड्यूस होता है। मतलब अगर किसी ने कुछ गलत करा, कोई कोई ख़राब बैड बिहेवियर यानी कि डेलिक्वेंट बिहेवियर करा, तो उसको पता है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट या ह्यूमिलेशन के डर से वो अगली बार वो नहीं कर पाएगा। जैसे लेट सबमिशन पर वार्निंग मिले बार बार, तो स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव करता है। फिर आता है प्रेज एंड एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट से लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। क्लैपिंग या अप्रिसिएशन हो तो मोटिवेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन भी मिलती है प्रेज और एनकरेजमेंट के साथ साथ। तो ये थे कुछ प्राइमरी लॉस और उनको हम एजुकेशन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लॉस पे। सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अटेंड करता है, लेकिन फाइनली करेक्ट रिस्पॉन्स उसको मिल ही जाता है। तो वो जो मल्टीपल रिस्पॉन्स कर रहा है उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है वो पता लग जाता है। जैसे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट डिफरेंट मेथड ट्राई करता है, और फाइनली जो है वो तब तक ट्राई करता रहता है जब तक उसका फाइनल आंसर यानी कि वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल पर्पस। अच्छा, इसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि बच्चों को अलग अलग सिचुएशन दी जाए ताकि वो खुद ही ट्रायल एंड एरर के मेथड से जो है उसके सॉल्यूशंस निकाल सके। ठीक है, इसमें जो टीचर है नो डाउट उसको स्टूडेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, पर स्टूडेंट को जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा और उनको एक सेल्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेंटल सेट या लॉ ऑफ एटीट्यूड। लर्निंग स्टूडेंट के एटीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। अगर स्टूडेंट को इंग्लिश पसंद नहीं करता तो वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो मतलब वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं है तो लर्निंग नहीं होएगी, अगर इंटरेस्ट है तो लर्निंग होगी। अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज को ही हेट करता है तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी होएगी नहीं, क्योंकि उसने कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा, एजुकेशन में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बच्चों के अंदर ना एक उत्सुकता होनी चाहिए वो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर कोई पर्सन जैसे कोई डिस्कम्फर्टिंग है तो हम उस डिस्कम्फर्ट को रिमूव करके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि बच्चे का जो है इंटरेस्ट बढ़े, हम उसको इनक्रेज करें उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने में। फिर आ जाता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। मतलब स्टूडेंट पूरी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करता है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट सिर्फ की पॉइंट पे फोकस करता है, तो मतलब वो इतनी डेप्थ तक नहीं पढ़ता, वो खाली जो नेसेसरी है वो पढ़ता है, जो अननेसेसरी है उसको लीव कर देता है। अच्छा, इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगी, जो इसमें खाली उन्हीं चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है जो फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, और स्टूडेंट के लिए ईजी भी हो जाता है और काफ़ी टाइम और लेबर भी बचती है उनकी। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसको लॉ ऑफ एनालॉजी भी बोलते हैं। मतलब न्यू लर्निंग ओल्ड नॉलेज से कंसेप्ट होती है। जैसे फ्रैक्शन समझाने के लिए पिज़्ज़ा का आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। तो नई सिचुएशन को जो है हमें किसी पुराने सिचुएशन से करेक्ट करके अगर हम सिखाएं तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ एसिमिलेशन। जैसे कोई प्रीवियसली गेन नॉलेज है, हम उसको पहले डिस्कस करें, ऑर्गेनाइज करें, फिर उसको जो है रियल लाइफ से हम रिलेट कर सकते हैं, और जो न्यू नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती है। फिर आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। मतलब रिस्पॉन्स को एक स्टिमुलस से दूर स्टिमुलस के साथ लिंक किया जाए। मतलब दो चीज़ों को अगर आप लिंक करके अगर आप पढ़ोगे तो ये बेटर रहेगा। मतलब जैसे थॉर्नडिक ने कहा था, व्हेन वी कैन गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम लर्नर विच इज़
कैपेबल एसोसिएटेड विद एनी अदर सिचुएशन टू विच ही इज़ सेंसिटिव। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग रिफॉर्म या फिर लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जैसे स्टूडेंट डिसिप्लिन को सिर्फ स्कूल से ही नहीं बल्कि घर और सोसाइटी से भी रिलेट कर सकता है। तो ये जो गुड हैबिट है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, तो इन सब के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब रीसेंट लर्निंग ज़्यादा याद रहती है, मतलब जो हाल ही में बच्चे ने पढ़ा है उसको ज़्यादा याद रहता है। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन, चाहे हम जितना मर्जी फास्ट रिवाइज करें तो उस टाइम में जो पढ़ा होता है ना वो ज़्यादा याद रह जाता है एज़ कम्पेयर टू जो आपने पूरे साल मेहनत करी है। फिर आता है लॉ ऑफ प्राइमरी एफर्ट। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है, टीचर का फर्स्ट इंप्रेशन स्टूडेंट के एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। अगर टीचर जो है स्टार्टिंग के जो बहुत नाइसली बिहेव करती है तो वो स्टूडेंट उसको पॉजिटिव वे में लेता है और वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। अगर पहले दिन टीचर ने बच्चे को डांट दिया तो ना वो उसको टीचर पसंद आती है ना वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है काफ़ी परमानेंट होता है बच्चों के लिए। फिर आता है लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब रेलेवेंट कनेक्शन जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से ज़्यादा इजीली बच्चों को याद रहता है एज़ कम्पेयर टू हम कोई इस तरह के एग्जाम्पल दें जो बच्चे ने कभी देखे भी नहीं हो। फिर आता है लॉ ऑफ इंटेंसली स्टिमुलस, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उतना जो है वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में जैसे बच्चे जो प्रेशर फील करते हैं या फिर जितना ज़्यादा सीरियसली पढ़ते हैं, जितना मतलब उनको डर लगेगा उतना वो प्रेशर फील करेंगे, उतना अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो एग्जामिनेशन है वो उनके लिए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। तो लॉस ऑफ लर्निंग हमें ये समझाते हैं कि लर्निंग एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर टीचर्स इन लॉ को समझकर अप्लाई करें तो टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ना है पावलोव की थ्योरी जो है क्लासिकल कंडक्टिंग या फिर कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। थैंक यू।